हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान फरवरी माह की वर्कबुक का पूरा हल देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते ही रहिए आप, और अपनी किताब और एक कॉपी लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि वो आप प्रश्न भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और उत्तर भी लिख लीजिएगा साथ के साथ। ठीक है, तो मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब दोस्तों चित्र ओजोन परत का फैलाव कितनी ऊंचाई तक है। अब ओजोन परत वाला चित्र मैं आपको बताता हूँ। अपनी किताब खोल लीजिए और ओजोन परत का जो चित्र है वो आपको बताता हूँ। पेज नंबर 47 पे देखिए आप, 47 पे देखिए आप, 47 पे ये जो अपनी बुक खोल लीजिए, सामाजिक विज्ञान 7वीं सामाजिक विज्ञान किताब खोल लीजिए, और ये जो पेज नंबर लिख रखा 47 लिख रखा है ना। इसके ऊपर ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये वायुमंडल की संरचना वाला चित्र दिख रहा है। तो ऐसा चित्र आपकी परीक्षा में आएगा तो उसमें किस जगह पे क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें है, प्रश्न है आपके, ओजोन परत का फैलाव कितने ऊंचे तक है। ओजोन परत का फैलाव कितने ऊंचे तक है। तो यह ओजोन परत आप देख रहे हो, ये वाली ओजोन परत देख रहे हो, और इसका ऊंचाई कितना है, कितना ऊंचाई तक है, 50 किलोमीटर तक। कितने ऊंचाई तक है, 50 किलोमीटर तक। तो इसका उत्तर में अपनों क्या लिख देना है, ओजोन परत का फैलाव कितने ऊंचे तक है, तो 50 किलोमीटर तक। ठीक है, आप उत्तर में क्या लिखेंगे, 50 किलोमीटर तक। फिर दूसरा प्रश्न आता है, हवाई जहाज किस परत तक जा सकते हैं। हवाई जहाज, तो इसका उत्तर लिखना आपको ओजोन परत तक। क्या उत्तर लिखेंगे, ओजोन परत तक। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, बादल वर्षा और तूफान आदि की घटनाएं किस परत तक होती है। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल लिखा है, ये अपनी कॉपी में आप लिख लें, क्योंकि बादल वर्षा में आपको बताता हूँ। देखो ये क्षोभ मंडल लिखा है और ये शिखर है और ये बादल हो रहे हैं और ये वर्षा हो रही है। तो ये चित्र कहाँ पे हो, क्षोभ मंडल में, है ना, ये क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो ये आप इसमें देख के लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न लिखिए, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये वर्कबुक का जो फरवरी माह की जो वर्कबुक है उसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप सब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इनको हल कीजिएगा, ताकि आपको जैसी वर्कशीट मिले तो उत्तर फटाफट लिख दें। देखिए, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर अपन यहाँ से देखें। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो तापमान, समुद्र से ऊंचाई, जलवाष्प आदि। ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लें। अगला प्रश्न देखिए, जल समीर और थल समीर में क्या अंतर है। तो जल समीर और थल समीर का उत्तर देखने के लिए पेज नंबर आपको 57 पे जाना पड़ेगा। पेज नंबर 57, अपनी किताब खोल लीजिए और पेज नंबर 57 निकाल लीजिए। जल समीर और थल समीर के लिए आप पेज नंबर अपनी किताब खोल लीजिए और 57 पेज पे देखिए, ये मैं किताब खोल ली है, 57 पेज है और 57 पेज में जो चित्र है, और इस चित्र से ऊपर यहाँ लिख रखा, देखो ये जल समीर लिख रखा है ना। तो जल समीर के यहीं से आप लिखना शुरू करें, यहीं से स्टार्ट करें। दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब, सागरीय जल वायुदाब निर्मित होता है, और जब जल से स्थल के ऊपर पवनें चलती है तो इस जल समीर कहा जाता है। यहाँ तक ये जल समीर का हो गया। फिर इसी तरह थल समीर का यहाँ से यहाँ तक, दोनों का उत्तर आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो जल समीर और थल समीर दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब अगले कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में लिखने हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ऐसे आपके सामने एक तरफ प्रश्न रहेंगे, एक तरफ आपको उत्तर लिखने होंगे। तो प्रश्न क्या क्या आपके सामने देखिए, विधानसभा कार्यकाल होता है। तो विधानसभा कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का। आपको क्या लिखना है, 5 वर्ष। फिर विधानसभा सदस्यों को क्या कहते हैं, तो विधायक। विधानसभा सदस्य को क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, विधायक। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष। कितने वर्ष है, 25 वर्ष की आयु है। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 230। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी, 230 होती है। मध्य प्रदेश विधानसभा किस शहर में है, तो भोपाल शहर में। किस शहर में, भोपाल।
अगला है विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या अर्हताएं हैं। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हताएं हैं, तो ये अर्हताएं आप देखेंगे क्या क्या योग्यताएं हैं ना। तो पेज नंबर 96 पे देखिए, आप कितने पेज पे देखें, 96 पेज पे। अब पेज नंबर 96 पे आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा लिखा हुआ, किताब खोल लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ 96 पेज पे देखिए। तो अपनी बुक का विधानसभा सदस्य बनने तो अर्हताएं या योग्यताएं, तो 96 पेज पे देखिए। ये अपनी किताब का मैंने 96 पेज निकाल लिया है, 96 पेज निकाल लिया है, और इसके ऊपर यहाँ लिख रखा देखो विधायक बनने के लिए अर्हताएं, और यहाँ से आपको लिखना है विधानसभा सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो भारत सरकार या किसी सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो, और वो दिवालिया पागल न हो। ये आपको योग्यता यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अपनी किताब सामने रखिए, किताब से प्रश्न किस किस पेज पे प्रश्न मिलेंगे वहाँ से आप लिखते जाएं और पेज नंबर डालते जाएं। ठीक, अगला प्रश्न है, यह एक ऐतिहासिक इमारत किस शहर की है। तो पेज नंबर 63 पे देखिए आप, 63 पे देखिए आप, एक चित्र आएगा आपके सामने, और वो चित्र के बारे में बताना है कि चित्र किस शहर में है। तो चित्र का आपको बताता हूँ मैं, 63 पेज पे देखिए आप, पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63। तो अपनी बुक में है 63 यहाँ पे है, और ऐसा चित्र आपको दिख रहा है देखिए, ये वाला चित्र आपको दिख रहा है। तो ये कौन सा चित्र है, कुतुब मीनार का चित्र है। कौन सा चित्र है, कुतुब मीनार का। कौन सा चित्र है, कुतुब मीनार का। कुछ प्रश्न में आता है कि ये चित्र कौन सा चित्र है, तो ये चित्र कुतुब मीनार का है ना। ये क्या है, कुतुब मीनार है। क्या लिखेंगे अपन, कुतुब मीनार। वो कहाँ पे, दिल्ली में। किस शहर में है, तो ये कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, इतना उत्तर लिखेंगे आप। फिर प्रश्न आता है कि इस कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो इस मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, ये उत्तर आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न क्या है, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन लिखेंगे, इल्तुतमिश के पुत्र अयोग्य थे। सभी पुत्र क्या है, तो ये अयोग्य थे। इस कारण उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। बस इतना लिखेंगे। इल्तुतमिश के पुत्र अयोग्य थे, मतलब किसी काम के नहीं थे वो, तो इस कारण उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक, उत्तराधिकारी बनाया। इतना उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न आता है, दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं। दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं, तो इसके लिए पेज नंबर 120 पे जाना पड़ेगा आपको, 120 पर। तो पेज नंबर 120 निकाल लीजिएगा आप। 120 आपको बताता हूँ, पेज नंबर 120 पर है ना, दीर्घ ज्वार। तो 120 पेज, जो 120 पेज है, इस पे दीर्घ ज्वार का ऐसा चित्र है, ये वाला चित्र है, सूर्य और चंद्रमा दिख रहा है। तो इसके बगल में यह लिख रहा है दीर्घ ज्वार। ठीक है, तो दीर्घ ज्वार के यहाँ से निशान लगा ले आप। ये जिस दिन के यहाँ से, जिस दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, स्थित होते हैं, तो उस समय क्या होता है, दीर्घ ज्वार होता है। बस यहाँ से यहाँ तक का निशान लगा लें। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, दीर्घ ज्वार का। फिर अगला प्रश्न आता है, देखो दीर्घ ज्वार किन किन स्थितियों में आते हैं। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी यही मिल जाएगा आपको। देखो दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। इस चित्र के ऊपर यहाँ निशान लगा लें, इसी के ऊपर यहाँ पे दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा को के दिन आता है। ठीक है, इसका उत्तर भी यही मिल जाएगा। अगला अब प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दीजिए। फिर प्रश्न आगे देखो, उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा कार्यकाल। देखो तो आपको उत्तर ये सामने दे रखा है। देखो उच्च सदन कौन सी है, राज्यसभा। निम्न सदन, लोकसभा। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 और वर्तमान में
45। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न उत्तर अपनों को लिखना है। ठीक है, सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में ये भी लिख लें और ये भी लिख लें, प्रश्न भी लिख लें, उत्तर भी लिख लें, ताकि आपको ध्यान रहे। अगला, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर नेक्स्ट है, लोहा रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। किसने अपनाई थी? बलबन ने। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो बस, थैंक यू दोस्तों। यहाँ तक के प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लें। तो वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।